हेलो दोस्तों, मैं नितेश आप सबका तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारत सरकार इन तीनों में बदलाव करने के लिए संसद में एक विधेयक लेकर आई है, जो कि मानसून सत्र के दौरान लेकर आई थी। चलिए हम देखते हैं कि ये खबर न्यूज़ में डिटेल में देखते हैं कि ये खबर न्यूज़ में क्यों था। कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे, जिनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को निरस्त कर उसमें बदलाव करना। इसमें बदलाव करने के मद्देनज़र इन तीनों कानूनों को बदलाव करने के मद्देनज़र संसद में विधेयक पेश किया गया था। अब ये तीनों में बदलाव करके कौन से नए विधेयक लाने की बात की गई है, इसमें देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लाने की बात की गई है। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और तीसरा, साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लाने की बात की गई है। अब हम आगे बारी बारी से जो नया विधेयक लाने के लिए संसद में पेश किया गया है उसके बारे में विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस विधेयक में यह बात को बताया गया है, यानी इसकी विशेषताएं ये है कि यह विधेयक आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराध को परिभाषित करता है, जिसके पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया था। दूसरा है कि यह राजद्रोह के अपराध को निरस्त करता है, यानी कि जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 124A में राजद्रोह के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यह उस कानून को निरस्त करता है जिसकी औपनिवेशिक अवशेष के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा असहमति पर अंकुश लगाता है। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में खतरा रहा है। ऐसी बात है कि मॉब लिंचिंग बहुत ही खतरा बना रहा है पिछले कुछ समय से, इसके लिए भी इस नए विधेयक में सजा का प्रावधान है। इसमें विवाह के झूठे वादे, महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। यानी कि आप महिलाओं के साथ कोई झूठे वादे करके यौन संबंध बनाते हैं, उसमें 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव दिया गया, उसे भी एक तरह का शोषण माना गया है। अगला है कि विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेल में भीड़ कम करने में मदद करती है। ठीक, इसमें कि सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, यानी कि सजा न देकर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि अपराधियों को सुधारने और जेल में भीड़ कम करने, यह जेल में बढ़ती हुई भीड़ को कम करने के लिए भी एक कारगर माना जा रहा है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने का अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है। मतलब कि 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, जिससे कि अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, अनिश्चितकालीन देरी से रोका जा सकता है। ठीक, मतलब कि इसमें यह बात बताइए कि 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना ही पड़ेगा। बात है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, जो कि सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है। इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिलती है कि अब जो कार्यवाही होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। यह विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों को बयान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अनिवार्य बनाता है, और यह कदम साक्ष्यों को संरक्षित करने और ज़बरदस्ती या हेराफेरी को रोकने में सहायता करता है कि साक्ष्यों का कोई हेराफेरी नहीं हो सकता है। ठीक, तीसरा आता है कि यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। जैसे बताए, इससे जवाबदेही में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगला आता है सीआरपीसी की धारा 41A को धारा 35 के अनुरूप पुनः क्रमांकित किया जाएगा। अब इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया कम से कम पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को यानी डीएसपी रैंक के
कि किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं कि सीआरपीसी की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। अब आप लोगों को इसे बताना होगा कि 41 की सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 35 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है। इसमें कहा गया है कम से कम पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, विशेषकर ऐसे दंडनीय अपराधों के लिए जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा हो अथवा अपराध 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। ठीक, अगला आता है कि इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक सजा देने वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य है, जिससे कि वो सुनिश्चित हो सके कि न्याय में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। ठीक, अगला आता है कि यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है कि कोई भी यदि अपराधी जो फरार हो गया है उस पर न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और उसे सजा सुनाने की अनुमति देता है। यह मजिस्ट्रेट को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप इन सब के आधार पर, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के आधार पर अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। मृत्यु की सजा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। ठीक, कि अगर आप राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर सजा माफ़ी की मृत्यु की सजा के मामले में आप 30 दिनों के भीतर राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर दाखिल करते हैं तभी उस पर कार्यवाही होगी, अन्यथा नहीं होगी। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध, जैसे कि पहले भी होता था कि राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती थी, और इसमें भी है। अगला देखेंगे भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। पहला आता है कि यह विधेयक बिल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न, प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्पर्याप्त करने में सक्षम है। अगला है डिजिटल डेटा का दुरुपयोग अथवा इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने से रोकने के लिए यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। तीसरा आता है कि यह डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, कालानुक्रमिक दस्तावेज आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है जो जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। यानी कि डीएनए जो है, डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, कालानुक्रमिक दस्तावेज इन सबको स्वीकारता है। ठीक, यह जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय, लिखावट, विश्लेषण जैसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है जो किसी मामले से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता करता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोषता की धारणा का परिचय देता है। इसका अर्थ यह है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष नहीं माना जाता है जब तक उचित संदेह पर दोषी से परे साबित ना हो जाए। जब तक वो व्यक्ति दोषी से परे साबित नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष नहीं माना जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।